हाँ, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आज आपके लिए लेकर के आए हैं 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक, पेपर ही है, कुछ ही दिनों में आपका पेपर आने ही वाला है। उसकी तैयारी में आप लोग घर पे जुटे होंगे और मैं आपके लिए यहाँ से लगातार मेहनत करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें भेज रहा हूँ जो आपके पेपर में काम आने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आपने पहले तैयारी कर ली होगी, एक अलग बात है, लेकिन एक सरसरी नजर से इन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चनों के आने की संभावना ज्यादा है। ठीक, इन क्वेश्चनों को मैं कहां से लेके आया हूँ, मुझे कैसे पता कि इनमें से आने की गुंजाइश है? तो हिंदी पढ़ाने वाले जितने भी अपने शहर में अच्छे शिक्षक हैं, उनसे परामर्श करके इन क्वेश्चनों को निकाला गया है। ऐसा उनका मानना है, उनका अनुभव एक ये कहता है कि सर इस साल ये आएंगे, तो मैं उन सब शिक्षकों का अनुभव आपको सीधे एकदम पका पकाया दे रहा हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला काव्य खंड यानी पद्य खंड का पहला पाठ का नाम है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी के इस पाठ से यानी इन दोनों पाठ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? ये एक पूरा का पूरा पाठ है। वो कवि ये कहता है, इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊं कि जहां पर दाना होते हैं वहीं नादान होते हैं, मतलब जो पाने की चाहत रखते हैं वो लोग नादान होते हैं। यहाँ दाने का मतलब होता है चाहत, अपन पाना जो चाहते हैं वो। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग, इसमें और शब्द आता है। और शब्द जो आ रहा है तो उस और का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इस और का मतलब है तुलना, यानी वो कहीं का और वो कहीं का। एक कहावत आपने सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसमें जो कहाँ मतलब है, जो शब्द और का मतलब है वही यहाँ पर कहाँ का मतलब है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लें। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, यानी शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक कर लीजिए। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे हैं, नीड मतलब घोंसले, यानी बच्चे किस उम्मीद में घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, इस बात पर आपको जवाब देना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ऐसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने टिक कर लिया होगा। अगला देखिए, अगला है आलोक धनवा जी का पतंग टॉपिक है, और पतंग से अपन क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास का मतलब यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि कपास होता है मुलायम, कपास से कपड़े बनते हैं, तो जो कोमल होता है, जो कोमलता है उसकी तुलना की गई है बच्चों से, ऐसा इसीलिए यहाँ कपास को लिया गया। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध? उड़ान का मतलब है उनके हौसले बढ़ने से, यानी बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है। ठीक, उड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पतंग की सत वो हवा में उड़ रहे, नहीं, उनका हौसला उड़ रहा। ठीक, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है, यानी शरीर के रोमांचित होना और एक संगीत की लय, इन दोनों में क्या संबंध है, ये चीज आपको टिक करनी है। आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है, यानी शरद ऋतु की क्या विशेषता है आपके जीवन में, इस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो पेपर का समय है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा समय न लेती हूँ, जल्दी जल्दी क्विक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ। आप फुर्ती में टिक करिए और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहिए। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? ये कविता के बहाने से है और बात सीधी थी पर दोनों से। उड़ने और खिलने का, यानी देखिए उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? फूल खिलता है और पंछी उड़ते हैं। ठीक, कविता भी उड़ती है और खिलती है, लेकिन दूर दूर तक उड़ती है और हमेशा खिलती है। ठीक है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं? कविता कोई लिखता है तो उसकी कविता कभी नहीं मुरझाती। आपने भी देखा होगा कि कवि, जैसे अब आप ये देखिए कुंवर नारायण जी की कविता अपन अभी भी पढ़ रहे हैं, जबकि कुंवर नारायण जी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अगला, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय? सहूलियत से मतलब ये कि आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, किसे बोल रहे हो, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ये अगला देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये कहानी है कविता में जब आप पढ़ोगे कि दूरदर्शन चैनल पर एक अपाहिज को बिठा देते हैं,
और उससे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, उस पाठ से लिया गया है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? वो ये कह रहा है कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो कैसे हैं? शक्तिवान है, पावरफुल है, और वो बिठाएंगे किसको? वो बिठाएंगे एक अपाहिज को। ठीक है, नेक्स्ट। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस फुर्ती में निपट जाएगा पूरा का पूरा हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव को सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? ठीक, यानी ऊषा कविता गांव की गतिशीलता का शब्द चित्र है, यानी गांव को दिखाया गया है। ये ऊषा कविता में है कि नहीं है, इस बात को आपको चित्रित करना है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता का अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यानी कविता में कोष्टक की क्या भूमिका है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ऊषा कविता में कवि ने भौरे की नव की तुलना किससे की है? यानी भौरे की नहीं, ये भौर है, सॉरी, भौर का नव। भौर का नव मतलब होता है सुबह का सूरज, यानी सुबह के सूरज की तुलना उसने किससे की है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? ये है बादल राग। यानी सुख पर दुख की छाया पंक्ति में छाया किसे कहा गया? छाया मतलब बादलों को कहा गया। ठीक है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? यानी विप्लव रव से आप क्या समझते हैं, ये बात अपने को बतानी है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे बादल राग में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पाठ में। ठीक है, नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के पाठ हैं कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप। मैं आपको बीच में एक बार फिर और कोट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आने की संभावना है, इसलिए इनको जरूर देखना है आपको। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं लेके आया हूं दोस्त। अपने शहर में मैंने कहा है कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कई सालों से हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये उनका अनुभव है जो हमने प्रयास किया कि हमारे तक पहुंचा, और ये चीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग के आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। ये क्वेश्चन टिक करना है कि आपको ये बताना है कि तुलसीदास जी को उस जमाने में भी आर्थिक समझ अच्छी थी। ठीक है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोल्हा कहो, कोहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो। ये कहने की क्या जरूरत थी? काहू की जाति बिगाड़त न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? ठीक, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से अच्छे से समझ देख लीजिए और टिक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं धीरे इसको समझाने इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि सबको यदि करूंगा तो क्वेश्चंस बहुत हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर ज्यादा लंबा वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ को समझाओ कुछ को नहीं समझाओ तो फिर उसमें और दिक्कत होती है। ठीक है, दूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? यानी तुलसीदास जी एक स्वाभिमानी भक्त हृदय के लोग हैं, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? ये आपको क्वेश्चन टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? यानी जब भगवान हनुमान जी लौट करके आते हैं तो दशा तो वहां तो करुणा की थी, मतलब शोक की थी, वहां एकदम वीरता कहां से दिखने लगती है? वीरता की बात थी क्योंकि अगर हनुमान जी लेकर के नहीं आते तो लक्ष्मण जी वापस से जीवित कैसे होते? ठीक है, तो वो वीरता वाला अभिप्राय कैसे दिखता है, एक सवाल आपको, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगला है, शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? ठीक, ये रुबाइयां शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर के क्या कहना चाहता है? ठीक, अगला, छोटा मेरा खेत। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? ठीक, यानी एक खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के टुकड़े से की गई है।
रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, यानी अंधड़ क्या है और बीज क्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें से टिक कर लीजिए। बीच बीच में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको इतने ही केवल नहीं पढ़ के जाने, आपने पढ़ाई पूरी की होगी, मेन क्वेश्चनों को इसीलिए बता रहा हूं कि इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, भक्तिन, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था। ठीक, अगला है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है, यह क्वेश्चन है। अगला, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसी हो गई है, ये क्वेश्चंस। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप टिक करते जाइए, जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, गुड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत आपके काम आ रही होगी, पक्का निस्वार्थ कर रहे हैं और एकदम दिल से कर रहे हैं। जयनंद कुमार जी का बाजार दर्शन एक पाठ है, यहां से आता है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यानी मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है बाजार के जादू का। बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार का सार्थक प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है, यानी बाजार की सार्थकता किसमें है, इस वाले क्वेश्चन पर आपको टिक करना है। परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, यानी खरीदारी की जो शक्ति है उसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला, धर्मवीर भारती का काले मेगा पानी दे, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी, एक क्वेश्चन। अगला, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अगला, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, यानी बैलों को प्यासा क्यों बताया गया है। ठीक, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। ठीक है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, ये इसी के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गए आपके काले मेघा पानी दे से। अगला, पहलवान की ढोलक, लुट्टल पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ठीक, यानी वो अपने ढोल को ही अपना गुरु क्यों मानता है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। ठीक, अगला, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। ठीक, ये 3 क्वेश्चन ढोलक से, पहलवान की ढोलक से। अगला, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है, यानी सन्यासी क्यों कहा जाता है शिरीष के फूल को। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं। ठीक, ये गांधी जी वाले पार्ट से, तो ये आप इसमें गलत लिखा गया, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बन गए। ठीक है, टिक कर लीजिएगा ढूंढ के। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर जी का, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए, यानी अंबेडकर जी ऐसा कैसे बोल पाए कि जाति विभाजन श्रम के आधार पर नहीं हो सकता। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है, यानी उनके अनुसार दासता क्या है, यानी किसी का दास हो जाना क्या है। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। ठीक, यानी वो उनकी कैपेसिटी है, वो कौन चीजों पर निर्भर करती है। हो गया टिक। नेक्स्ट, सिल्वर वेल्डिंग से, ये दूसरी बुक का है, मनोहर श्याम जोशी। यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ठन सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। ठीक, अगला है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं, यानी पाठ में क्या हुआ होगा इस बात की कितनी छवि आप बता सकते हैं, ये आपको यहां पर लिखना। अगला, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधरा बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध रहता है। ठीक, यानी समहाउ इम्प्रॉपर वो हमेशा बोलते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। अगला,
यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, यानी उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं आपको बतानी। नेक्स्ट, जूझ, आनंद यादव जी का एक पाठ है। जूझ शीर्षक के औचित्य का विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नमक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर करता है। ठीक। अगला, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, यानी लेखक ने खुद ही रचना कैसे रची। अगला, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, यानी कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद उन दोनों उसकी जो धारणा थी उसमें क्या परिवर्तन आया, ये अपने को बताना है। ठीक, ये हो गया जूझ। अगला है और आखिरी है कि अतीत में दबे पांव। ओम थानवी का है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, ये आपको टिक करना और बताना। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक, इस क्वेश्चन पर भी अपने को टिक करना है। बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ और बचे हैं, बड़ी मेहनत लग रही है और हम आपके लिए निस्वार्थ और एकदम दिल से काम कर रहे हैं। आप बस हमारा सहयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना सा है कि इन वीडियोस को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं, हम आपके काम की चीजें आगे भी काम आते रहेंगे। जब आप 12th पास हो जाओगे तब भी आपको कॉलेज से रिलेटेड चीजें, आपको जानकारियां मिलेंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। हमेशा ऐसा जिंदगी का सफर नहीं होगा कि हम एक दूसरे के काम ना आ सकें, तो हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी, तो आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका ये कर ही रहे हैं। अगला है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ठीक, और यहां जाकर के ये पाठ हो गया खत्म। तो जितने भी क्वेश्चंस टिक किए होंगे आप उनको एक लिस्टेड कीजिए, लिस्टेड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना समय नहीं है, आप टिक कीजिए। आपके पास जो भी परीक्षा अध्ययन, परीक्षा वो जो कुछ भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो नोट से, उसमें इन क्वेश्चनों के एक बार जरूर ढंग से देख लें। ठीक, इनके आने की संभावना ज्यादा है। बस इतना ही कहूंगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, तबीयत का विशेष ख्याल रखिए, ज्यादा ओवर नाइट सोने जागने की थोड़ी आदत से बचें। शाम को 11-12 बजे तक बस सुकून से सो, 6 घंटे तो सो ही आराम से, सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठ जाओ, बस इससे पहले नहीं। और पढ़ने का ही काम है, अभी ज्यादा कोई लोफड़ा है नहीं। 10-15 दिन ढंग से पढ़ लो, जिंदगी भर के लिए मार्कशीट बनती है, उसके बाद आजादी है। ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो, जय हिंद।